विजडम अकेडमी। हमने मध्यकालीन भारत पढ़ना स्टार्ट करा था, जिसमें हम मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शिहाबुद्दीन या मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के बारे में आगे पढ़ने से पहले ना हम ये पता करते हैं, या चलो हिस्ट्री बैकग्राउंड जानते हैं कि भाई ये मोहम्मद गौरी था कौन और इंडिया में ये क्यों आया, इसको क्या लेना देना था इंडिया से जो ये यहाँ पे रूल करने आया। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी के मरने के बाद जो गजनी इलाका था ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग राजा था नहीं, तो वो जो इलाका था ना टूट गया। तो वहां के जो गवर्नर थे ना, छोटे छोटे गवर्नर, उन्होंने अपने आप को वहां का राजा बना दिया कि अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तो उसी में अफगानिस्तान का ही एक इलाका था गौर। गौर का गवर्नर था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने कहा भाई मैं यहाँ का राजा हूँ, अब मैं चलाऊंगा यहाँ पे, मैं रूल करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो इस तरीके से जो गौर था उसने अपने आप को गजनी से अलग कर लिया और एक अलग स्वतंत्र प्रांत बन गया कि अब यहाँ पे राज करने लगा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के राजा बनने के बाद सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट एक दिन अचानक से अलाउद्दीन की डेथ हो गई। ठीक है, अब अलाउद्दीन की डेथ होने के बाद जो सारा वहां पे जो राज करने का तरीका था ना, उसके दो भतीजों के पास चला गया। तो वो उसके दो भतीजे थे, एक था गयासुद्दीन और एक था शिहाबुद्दीन। ठीक है, तो गयासुद्दीन वहां का राजा बना, क्योंकि जो बड़ा बेटा होता है या फिर बड़ा जो भी होता है वो राजा बनता है। तो इस तरीके से गयासुद्दीन वहां का राजा बन गया। लेकिन गयासुद्दीन ने जो मेन जो सेना होती है ना, उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी दे दी शिहाबुद्दीन को, मीन्स की मोहम्मद गौरी को। इस तरीके से जो एक सेना का सेनापति होता है ना, मेन प्रमुख जो सेना का होता है, वो मोहम्मद गौरी बन गया। और मोहम्मद गौरी ने खुद भी ट्रेनिंग ली और अपनी सेना को भी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिखाई कि भाई तुम्हें कहीं जाके कैसे लड़ना है, क्या होना है। उसके पास घोड़े भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, शक्तिशाली थे। उसने अपनी सेना बहुत ज्यादा बड़ी कर ली, इतनी ज्यादा बड़ी कर ली कि कहीं भी जब वो लड़ने जाता था ना, तो लोगों को उसको नाम से ही सुन के डर लग जाता था कि अच्छा मोहम्मद गौरी लड़ने आ रहा है, ओ माय गॉड पता नहीं क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो वो लोग ना पहले ही डर जाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी सेना वगैरह देखी थी नहीं। मोहम्मद गौरी की सेना देखी थी नहीं और उसका लड़ाई का तरीका भी नहीं पता था। बट वो ना हमारी पूरी इंडिया में बहुत फेमस हो चुका था कि अफगानिस्तान की साइड का कोई एक है सेनापति जो बहुत बुरी तरीके से लड़ता है और बहुत बहुत ज्यादा लोगों को घायल कर देता है। ठीक है, तो ऐसे था। तो इस टाइम पे मोहम्मद गौरी ने जब अपनी सेना बहुत अच्छे से तैयार कर ली, ठीक है, जो मेन जो गौरी ने रूल करा था वो था 1173 से 1206 तक। ठीक है, 1206 में डेथ हो गई थी मोहम्मद गौरी की। अब मोहम्मद गौरी ने इंडिया में कैसे अटैक करा, कब अटैक करा, ये बाद में। पहले हम ये देखते हैं कि जिस टाइम पे मोहम्मद गौरी रूल कर रहा था या फिर अटैक करने की तैयारी कर रहा था, इंडिया में रूलर कौन कौन थे, मींस कि भारत की सिचुएशन क्या थी, यहाँ पे क्या चल रहा था हमारे इंडिया में। ठीक है, तो उस टाइम पे पहले पता है पाकिस्तान हमारा ही था, हमसे टूट करके अलग हुआ है। तो उस टाइम पे जो पाकिस्तान के इलाके थे, सिंध, मुल्तान, पंजाब और पेशावर, यहाँ पर ना मुस्लिम राजा रूल करता था। ठीक है, यहाँ की जनता जो थी मोस्टली मुस्लिम थी और यहाँ पे जो उनका रूलर था वो भी मुस्लिम था। ठीक है, दूसरा था दिल्ली और अजमेर पर हमारे पृथ्वीराज चौहान, सबने सुना होगा इनके बारे में, बहुत ज्यादा ब्रेव राजा थे ये हमारे इंडिया के। दिल्ली और अजमेर की साइड पे इनका रूल चल रहा था। सिर्फ दिल्ली और अजमेर में नहीं, राजस्थान का एक बहुत बड़ा इलाका और यूपी का भी एक बहुत बड़ा इलाका इनके हिस्से में थे। तो उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि जब 1180-85 के आसपास जब इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा था, तो फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वीराज चौहान के पास था जहां पर ये रूल करते थे। ठीक है, दिल्ली, अजमेर, यूपी, राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा। ठीक है, गहरवाल की साइड जयचंद का रूल था, जो पृथ्वीराज, ये कन्नौज की साइड का एरिया पड़ता है। ठीक है, ये पृथ्वीराज के चाचा थे, है ना। और ये काठियावाड़ यानी गुजरात में सोलंकियों का था। सोलंकी जो थे चालुक्य वंश से संबंधित थे। काठियावाड़ गुजरात की साइड में इनका रूल चलता था। ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी देखी है, वो सारे गुजरात के ना, मतलब वो तो ये इससे याद हो जाएगा कि काठियावाड़ एरिया कहाँ है, ये गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब रूल चल रहा था जब मोहम्मद गौरी यहाँ पे आने वाला था या आ रहा था। तो मोहम्मद गौरी ने अपना जो फर्स्ट अटैक करा था इंडिया पर, वो 1175 ईस्वी में करा था। ठीक है, 1175 में उसने अटैक करा और पहले ही अटैक में मुल्तान, सिंध, पेशावर और पंजाब जीत लिया। ठीक है, इसलिए सारा उसने अपने एरिया में मिला लिया। अफगानिस्तान का जो इतना सा एरिया था, अब वो इतना एरिया हो चुका था क्योंकि इतना इंडिया का हिस्सा उसके अंदर मिल चुका था। ठीक है, सिर्फ हिस्सा ही डबल नहीं हुआ था। इस जीत के बाद
गौरी का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा डबल हो गया था कि अच्छा भाई मैंने ये जीत लिया, मैं तो जीत सकता हूँ। इंडिया के बारे में तो मैंने कितना सुना था, वहाँ के राजा बड़े स्ट्रांग होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, ये वो। तो इसके अंदर ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा मैंने इंडिया को जीत लिया है ना, अब तो मैं पूरी इंडिया पे विजय प्राप्त करूंगा, पूरी इंडिया पे मैं जीतूंगा। ठीक है, तो अब ये गया। फिर इसने 1178 ईस्वी में ये राजस्थान का जो थोड़ा सा इलाका था ना, जहाँ पे ये माउंट आबू में भीम सेकंड राज करता था। माउंट आबू राजस्थान का एरिया है, यहाँ पे ये भीम सेकंड उस टाइम पे राज कर रहा था और ये लड़ाई करने आया। ठीक है, और उस टाइम पे जो भीम सेकंड था ना, ज्यादा बड़ी इसकी उम्र नहीं थी। इसकी माँ थी नायका देवी। ठीक है, इसकी माँ थी नायका देवी। नायका देवी वो इतनी ज्यादा मतलब इतनी दिमाग वाली थी, इसने ना भीम सेकंड को बताया, स्ट्रेटेजी बताई बेसिकली एक तरीके से कि भाई मतलब बेटा तू देख, ऐसे लड़ ऐसे लड़ ऐसे लड़, इस तरीके से तू हरा सकता है। इसने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई और वही सेम इसकी जो बेटे ने फॉलो करी। इस तरीके से भीम सेकंड पहली बार माउंट आबू के एरिया को अपने गौरी से बचाने में सफल हो गया। ठीक है, उसने बचा लिया कि हाँ भाई जीत गया। तो ये यहाँ पे ना इंडिया में गौरी की पहली हार थी। 1178 में गौरी पहली बार हारा था। ठीक है, एक इंडियन से। ठीक है, फिर इसके बाद गौरी को लगा कि कहाँ कुछ कमी रह गई, क्या है क्या नहीं। वो वापस गया, फिर दोबारा आया, बीच में अटैक भी करे नहीं करे, जीता नहीं जीता, गया अपनी सेना को ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया उसने। ठीक है, फिर अगर आपने पृथ्वीराज चौहान देखी हो तो पृथ्वीराज चौहान में कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो पृथ्वीराज चौहान के पास जाता है कि देख बताने की जो हमारे राजा है मोहम्मद गौरी तुझसे कह रहे हैं कि तू हार मान जा, मतलब अपने आप को मेरी अधीनता स्वीकार कर ले कि हाँ तू मुझसे हार गया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन के हाथों एक खत भिजवाया, किसको? पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन के हाथों एक खत भिजवाया, किसको? पृथ्वीराज चौहान को। उसने बोला कि तू ना मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मतलब कि तू मान जा कि तू हार गया है, तू जैसे रूल कर रहा है ना तू करता रहे, जैसे तेरा शासन चल रहा है तू करता रहे, बट तू ये मान ले कि तू हार गया और मेरे को थोड़ा सा टैक्स या पैसा दे दिया कर और तू अपना काम करता रहे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये उसके पास लेके जाता है, कहता है अगर तुम ये करते हो तो ठीक है, नहीं तो लड़ाई करो। जैसे वो पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा, पृथ्वीराज चौहान ने पूरा लेटर पढ़वा के बोला ठीक है भाई लड़ाई करो, फिर लड़ाई करते हैं, आ जाओ। इस तरीके से तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जो हमारी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है इसको। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि 1191 में हरियाणा का एक एरिया है तराइन, आज भी तराइन है यहाँ पे हरियाणा में, वहां का एरिया है। वहां पे हमारा ये जो था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का प्रथम युद्ध हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, यहाँ पर गौरी हारा था। सेकंड हार हुई थी यहाँ पे इंडिया में गौरी की, ये तराइन के प्रथम युद्ध में। ठीक है, यहाँ पे ये हार गया इसके साथ। और क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि कुतुबुद्दीन ऐबक कितना बड़ा राजा है, उसकी सेना कितनी बड़ी, इस चीज का ना उसको कुछ भी आइडिया ही नहीं था। ठीक है, और अब ऐसा कहा जाता है, देखो किताबों में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ऐसा कहा जाता है कि जब तराइन का प्रथम युद्ध हार गया तो क्या होता है, जो राजा हार जाता है ना उसको कैदी बना के लाया जाता है और उसी राजा उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है। ठीक है, प्रजा में सबके सामने उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है। तो मोहम्मद गौरी हार गया, तो मोहम्मद गौरी को कैदी बना के लाया गया। यहाँ पे गले में चैन पड़ी, हर तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ, उसको पृथ्वीराज चौहान के सामने लाया जाता है। और हमारे राजा तो है ही बहुत ज्यादा दयालु है, हम इंडियंस बहुत ज्यादा भोले, बहुत ज्यादा सीधे हैं। जब इसको लाया गया तो इसने बोला अरे अरे ये मोहम्मद गौरी भी तो गौर का राजा है, इसको ऐसे क्यों करा हुआ है, इसे छोड़ दो। तो जो सेनापति थे उन्होंने बोला कि भाई ये हार गया है आपसे, अगर हमारे ये जो सैनिकों का रूल है, ये नियम है कि जब भी जो भी राजा हारता है तो उसको मार दिया जाता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं छोड़ो, ऐसा मत करो, जाओ उसको छोड़ दो। सबने मना करा कि मतलब अब राजा के सामने कौन बोल सकता है कि करो, पर फिर भी वो लोग चाहते थे कि वो पृथ्वीराज चौहान ऐसा ना करे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान राजा था, अब उसने जो आदेश दिया उसको टाला नहीं जा सकता था। उन्होंने पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया और कहते हैं कि मोहम्मद गौरी जब जा रहा था ना तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने गले से माला निकाल के दी, लो आप राजा हो, इसको पहनो और हम आपको सम्मान के साथ विदा कर रहे हैं, आप जाओ, आप अच्छे से अपने राज्य में रूल करो, कोई बात नहीं, आप हार गए ठीक है कोई नहीं, जाओ। अब लेकिन पृथ्वीराज चौहान को पता नहीं था कि यही चीज उसको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि उसने तो छोड़ दिया और राजा हार गया, जाओ कोई बात नहीं। लेकिन मोहम्मद गौरी ने ना इसको अपने अंदर इतनी ज्यादा गुस्सा भर ली, इतनी ज्यादा गुस्सा भर ली कि इसको तो मैं बताऊंगा, मैं हारूंगा। भाई ईगो पे बात ले ली थी ना, जैसे उसने ले ली थी मोहम्मद बिन कासिम के जो फादर थे उन्होंने ले ली थी, इसने भी ईगो में ले ली, इसने तो बहुत ही ज्यादा ईगो में ले ली। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि अच्छा मेरी बेइज्जती हुई है, सबके सामने मुझे जिंदा भी छोड़ दिया। उसको था कि या तो मुझे मार ही डालता, और मारा नहीं, मुझे जिंदा छोड़ दिया, ये तो मेरी बेइज्जती है ना। वो दिखा रहा है कि वो कितना ज्यादा
दयालु है और समथिंग ऐसे, ठीक है। तो उसने बाद क्या करा, मोहम्मद गौरी जब वहां से चला गया तो उसने अपनी सेना को तैयार किया कि हम दोबारा लड़ाई करेंगे, दोबारा जाएंगे, ठीक है। फिर अगले साल उसने फिर से लड़ाई का ऐलान कर दिया कि हम उसी जगह पर फिर से लड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ये आप सबको ही पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हारे भी क्यों थे? देखो 1192 में राजा जयचंद की बेटी थी संयोगिता, सबको पता है। उनकी मतलब शादी वादी कर ली थी उसके साथ, तो जयचंद बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। तो मोहम्मद गौरी ना जयचंद के साथ जाके मिल गया, आपस में उन्हें मिल गया। और जो जयचंद ने थी ना, मोस्टली जो भी हिंदुओं की जो स्ट्रेटेजी होती है, युद्ध प्लान वगैरह की सारी चीजें मोहम्मद गौरी को बता दी थी। और फिर ऐसा कुछ है भी कि मोहम्मद गौरी ने शायद कुछ चीटिंग करी थी। अब वो जो मूवी में दिखाया गया है पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, बट स्टिल मोहम्मद गौरी ने ना छल कपट के द्वारा ये तराइन का द्वितीय युद्ध जीता था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मारा गया था, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान को जब कैदी, वही जो कैदी करके लाए जाते हैं, जब मोहम्मद गौरी के सामने लाया गया ना, जकड़ के बिल्कुल जंजीरों में और ऐसे करके, तो मोहम्मद गौरी ने कहा तू ना अपनी आंखें झुका ले मेरे सामने, आंखें या सर झुका ले तू मेरे सामने, मैं तुझे माफ कर दूंगा, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हम ना राजपूत है, हम किसी के आगे झुकते नहीं है, मेरी आंखें क्या, मेरा एक बाल तेरे आगे नहीं झुकेगा, ऐसे समथिंग उन्होंने कुछ डायलॉग बोला। मोहम्मद गौरी को आई गुस्सा, वहीं पे उनको मार डाला और पृथ्वीराज चौहान का चैप्टर खत्म, वहीं पे मर गया। लेकिन मरते मरते भी वो किसी भी विदेशी के सामने झुके नहीं थे, ठीक है। अब इस यहाँ पर मोहम्मद गौरी और जयचंद एक तरीके से दोस्त बन गए थे। इसके बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के ऊपर ही हमला कर दिया। जो जयचंद का एरिया था चंदावर कन्नौज के पास पड़ता है ये, वहीं पर हमला कर दिया और इसमें जयचंद हारा गया और मारा भी गया। यहीं पर जयचंद मर जाता है, मोहम्मद गौरी ने इसी के साथ लड़ाई भी कर ली और मर गया ये, ठीक है। और ये सारा एरिया फिर से गौरी के पास आ गया। 1196 से लेकर 1202 तक गौरी जो है यहाँ पे ऐसे राजाओं को जीतता रहा, मारता रहा और सारे एरिया अपने में मिलाता रहा, करता रहा, मारता रहा, करता रहा, ठीक है। इसके बाद 1206 में गौरी ने अपनी जो गौर चला गया वहां पे, कुतुबुद्दीन ऐबक था जो उसका गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत स्मार्ट था, मतलब बहुत अच्छा था, इंटेलिजेंट था। तो इसने ना अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी कि भाई देख तू संभाल ले, तेरा ये सब कुछ, मैं तो जा रहा हूँ वापस गौर, और गौर में मैं रूल करूंगा, ठीक है। तो 1202 में वो वापस गौर चला गया। तो गौर में जब वो आराम से अपना रूल कर रहा था ना, अब तो क्योंकि जो ये था ना मोहम्मद गौरी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था कि भाई ये हरा के आया है, जीत लिया ये वो, तो गौर में मजे से काट रहा था, बढ़िया चल रहा था इसका। बट मध्य एशिया की साइड में इसकी लड़ाई हुई, वहां पे ना ये हार गया, इसकी हार हुई थी वहां पे मिडिल एशिया के बीच में। फिर 1206 में ना ये कहीं पर लड़ाई करके आ रहा था, तो खोखर जनजाति के जो लोग थे इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी, इसको मार दी थी। तो इस तरीके से यहाँ पे 1173 में मोहम्मद गौरी का चैप्टर शुरू हुआ था रूल करने का। पैदा तो ये 1149 में हुआ था, पर रूल करने का चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ था और 1206 में इसका चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। मोहम्मद गौरी का बस